आइए शुरुआत करते हैं रायपुर से। बड़ी खबर मिल रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 13,576 केस सामने आए हैं। कोरोना संक्रमित 107 मरीजों की मौत हुई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि रायपुर में 51 और दुर्ग में 11, बिलासपुर में 10 मरीजों की मौत हुई है। रायपुर में 3,443 और दुर्ग में 1,591 मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राजनांदगांव में 1,131 मरीज सामने आए हैं। तो वहीं बिलासपुर में ये संख्या 829 और कोरबा में 638 है। तो प्रदेश में कोरोना के 98,856 एक्टिव केसेस हैं। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है। तेरह 13,000 के पार इस बार भी मरीज सामने आए हैं। लगातार कोरोना की रफ्तार छत्तीसगढ़ में तेज है और सबसे अधिक मरीज रायपुर से ही सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना की रफ्तार तेजी से फैल रही है। संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा। 24 घंटे में 13,000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। रायपुर में 3,443 मरीज, बिलासपुर में 829, कोरबा में 638 और बेमेतरा में 641 मरीज मिले हैं। और छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार के बीच चल रही सियासी रस्साकशी में अब वेंटिलेटर भी जुड़ गया है। राज्य ने केंद्र से भेजे वेंटिलेटर की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए हैं। इधर बीजेपी भी अब केंद्र के बचाव में आ गई है। देखिए ताजा घमासान पर पूरी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण जैसे जैसे बढ़ रहा है, सियासत भी उसी अंदाज में बढ़ रही है। केंद्र और राज्य के प्रतिनिधियों के बीच जुबानी जंग भी चरम पर पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर बड़े नेताओं की वर्चुअल मीटिंग हुई। इस मीटिंग में सीएम भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत कई विधायक और सांसद शामिल हुए। इस बैठक में ये बात सामने आई कि वेंटिलेटर बनाने वाली कंपनी से संपर्क करने पर कोई फोन नहीं उठा रहा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के कोरोना मरीजों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है और केंद्र से भेजे गए वेंटिलेटर खराब गुणवत्ता के हैं। प्रदेश कांग्रेस की बैठक में ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ कि पीएम केयर फंड के नाम से देश से किस तरीके से धोखा हो रहा है। जो 69 वेंटिलेटर मिले हैं, उन 69 वेंटिलेटर में 58 वेंटिलेटर काम ही नहीं कर रहे हैं। वेंटिलेटर बनाने वाली कंपनी में फोन करने से वहां कोई फोन नहीं उठा रहा है और इस तरीके से जनता के धन का पीएम केयर फंड के नाम पर एकत्रित करके दुरुपयोग किया गया। जब इसकी जानकारी मिली तो सारे लोग स्तब्ध रह गए। सांसद सुनील सोनी ने वेंटिलेटर और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमला बोला था। अब सांसद ने कहा कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने बयान जारी कर साफ कर दिया है कि सिर्फ 4 वेंटिलेटर खराब हैं, उनको भी जल्द इस्तेमाल में लिया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस के कुछ नेताओं को व्यर्थ की राजनीति नहीं करने की नसीहत दी। उसको जो है आप जो है जहां पर भेजना चाहिए वहां की बात करें और बीजेपी दफ्तर ही भेजना है। आपके हाथ में कुछ नहीं है तो हम उसमें कुछ नहीं बोल पाएंगे। और मैं टीएस बाबा की बात को ही सही मानूंगा क्योंकि वो स्वास्थ्य मंत्री है। उन्होंने स्वीकार किया है 230 वेंटिलेटर आए हैं। मेरे पास में प्रमाणित तौर पे केंद्र का दस्तावेज है। बोले तो वो दस्तावेज मैं भेज देता हूँ आपको। ऑथेंटिक दस्तावेज है जिसमें 230 वेंटिलेटर आए हैं। मैं बार बार कहूँगा उसके अंदर में किसी के भ्रम की जरूरत नहीं है। महामारी में वैक्सीनेशन और कोवैक्सीन को लेकर पहले ही केंद्र और राज्य के बीच तलवारें खिंची हुई है। अब वेंटिलेटर की गुणवत्ता का मुद्दा आने के बाद ये लड़ाई और बढ़ने वाली है। दुख की बात यह है कि महामारी से मिलकर लड़ने की बजाय इसमें राजनीतिक नफा नुकसान तलाशा जा रहा है और जनता करा रही है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। और इसी बीच पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी ट्वीट कर राज्य सरकार को घेरा है। सीएम भूपेश बघेल को जिम्मेदार ठहराया है। कोरोना काल में अव्यवस्था और अराजकता के लिए जिम्मेदार ठहराया है सीएम भूपेश बघेल को। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि ना टेस्टिंग, ना हॉस्पिटल में जगह, ना इंजेक्शन और दवाई, अंतिम संस्कार में भी वेटिंग। ये तस्वीर आपकी असफलता और लापरवाही का उदाहरण है। तो बढ़ते कोरोना संक्रमण पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ सरकार को घेरा है, ट्वीट किया है और जिम्मेदार ठहराया है। लिखा है कि ना टेस्टिंग है, ना हॉस्पिटल में जगह, ना इंजेक्शन और ना दवाई, अंतिम संस्कार में भी
वेटिंग। क्या कोई शव के साथ एक कमरे में रह सकता है? क्या शव के पास बैठकर जिंदगी की उम्मीद की जा सकती है? लेकिन छत्तीसगढ़ में कोरोना के चलते ऐसी भयावह तस्वीर सामने आने लगी है। मामला दुर्ग का है, जहां शव के पास एक कोरोना संक्रमित को भर्ती किया गया। अस्पताल में बेड न होने पर वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र साहू का शव के पास बैठाकर ही इलाज किया गया। जितेंद्र साहू करीब 6 घंटे तक शव के पास बैठकर इलाज कराते रहे, लेकिन एक तो बीमारी और ये भी कह सकते हैं कि इस भयानक लापरवाही के चलते जितेंद्र साहू ने दम तोड़ दिया। तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां कोरोना संक्रमित का शव एक तरफ रखा था और दूसरी तरफ एक पत्रकार का इलाज किया जा रहा था। और मैं तो शुरू से निवेदन कर रहा हूं कि जो आयु की सीमा है उसको खत्म कर सभी पत्रकारों को वैक्सीन भी लगे और कोरोना वॉरियर के जो श्रेणी है उसमें हमारे सम्मानित पत्रकार बंधुओं को लाए। ये है पत्रकारों का पूरा सम्मान है और निश्चित रूप से उनको वैक्सीन लगनी चाहिए उनको, और वो भी समाज के बहुत बड़े अंग है जो समाचारों के माध्यम से लोगों को जानकारी देते हैं। मैं पत्रकारों का सम्मान करता हूँ और अगर ऐसी घटना है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्ग में लॉकडाउन के बीच लोग घरों में बंद हैं, लेकिन घरों में शमशान घाटों से निकलने वाले धुएं के कारण लोग परेशान हो गए हैं। एएनआई की खबरों के मुताबिक शहर में रोजाना 70 से ज्यादा लाशों का अंतिम संस्कार हो रहा है, जिसके कारण शहर में लाशों का धुआं लोगों की मुसीबत का सबब बन गया है। स्थानीय पार्षद और लोगों ने जिला प्रशासन को इस बारे में शिकायत की है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना में मौतों का आंकड़ा किस तरफ जा रहा है। तो लाशों के अंतिम संस्कार से शहर में मुश्किल खड़ी होने लगी है। गंभीर विषय ये है कि सामान्य लाशों को भी कोरोना लाशों के साथ जला दिया जा रहा है, जिसके कारण वहां का वातावरण काफी प्रदूषित हो गया है। और बस्ती के लोगों ने कल मुझे फोन किया, जिससे मैंने वहां के प्रभारी देशमुख को फोन करके पूछा, तो उन्होंने बोला हाँ ऐसा हो रहा है, किंतु आगे से नहीं होगा। शासन प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए कि इस तरह की लापरवाही ना हो। और देखने में ये आ रहा है कि पूरे दुर्ग जिले की लाशों को लाकर यहाँ पर जलाया जा रहा है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ जिसका निवास स्थान है उसके नजदीकी शमशान घाट पर कोरोना पीड़ितों को ले जाकर जलाना चाहिए। और संक्रमण को रोकने के लिए एक बार फिर लॉकडाउन लगाया जा रहा है। कोरिया में भी 11 अप्रैल से 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन है। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। नियमों के उल्लंघन पर चालानी कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन सिर्फ जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोरिया कलेक्टर एस एन राठौर ने कोरिया जिले को संपूर्ण लॉकडाउन का घोषणा किया है। 11 तारीख शाम 6 बजे से लेकर 19 तारीख शाम सुबह 6 बजे तक के लिए लॉकडाउन रखा गया है। आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन का कड़ाई से नियम का पालन किया जा रहा है। एक तरफ से पूरी दुकानें बंद है और हमारे क्षेत्र के जो तहसीलदार साहब है, तहसीलदार साहब खुद अपने पुलिस स्टाफ के साथ घूम रहे हैं और लोगों को समझाई भी दे रहे हैं और कार्रवाई भी कर रहे हैं। कोई भी बिना काम का अगर यहाँ देखा जा रहा है उनको सब कार्रवाई करके उनको चालान भी किया जा रहा है। तहसीलदार साहब हमारे साथ मौजूद है। इस जो लॉकडाउन का क्या नियम व कानून है या किस प्रकार की रियायत दिया गया ये जानते हैं। ये बताइएगा कि 8 दिन का लॉकडाउन है, किस प्रकार का लॉकडाउन है और क्या रियायत दिया गया? 11 तारीख को शाम 6 बजे से लेकर 19 तारीख को प्रातः 6 बजे तक का कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है पूरे कोरिया जिले को। बाहरी जिलों से पूरे प्रतिबंधित हो गए हैं। हमारे बॉर्डर सील हो गए हैं हमारे ज़िले के। बाहर से कोई भी आएगा बिना पूछताछ के, बिना ई पास के नहीं आ पाएगा। और इस समय पूरे दुकानों को हम लोगों ने लॉकडाउन करवाया है। कुछ आपातकालीन सेवाएं हैं, एटीएम, एम्बुलेंस या पेट्रोल जैसी संस्थाएँ, जो वो भी शासकीय गाड़ियों को पेट्रोल के लिए, निजी गाड़ियाँ जो जिनको अनुमति प्राप्त हो ऐसी गाड़ियों को, निजी वाहनों को भी पेट्रोल। जैसे कि आपने सुना कि तहसीलदार साहब का कहना है कि संपूर्ण लॉकडाउन के साथ साथ कंटेनमेंट जोन जिले को घोषित किया गया है और सिर्फ पेट्रोल पंप, डेयरी का और मेडिकल स्टोर को ही खोलने का परमिशन दिया गया। बाकी सब्जी दुकानों, किराना दुकानों टोटल बंद कर दिया गया है। दुलाल डे, बंसनीस, कोरिया।
तो छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण बेकाबू है, ऐसे में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कोंडा गांव में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शादी समारोह में पहुंचकर मेहमानों की कोविड जांच की। दरअसल शादी समारोह में महाराष्ट्र और प्रदेश के दूसरे जिलों से मेहमान आए थे और इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। एसडीएम बीआर ध्रुव और एसडीओपी कपिल चंद्रा ने मामले को गंभीरता से लिया और तत्काल मेडिकल टीम को बुलाया और बाहर से आए सभी मेहमानों की कोरोना जांच कराई गई। ऐसा कोई वो भी नहीं है बिलासपुर से खबर, जहां लॉकडाउन में हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं की जाएगी। अति आवश्यक मामलों में ही सीजे की चुनी हुई बेंच सुनवाई करेगी। रजिस्ट्रार जनरल संजय कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। तो सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को घर से ही काम करने का आदेश दिया गया है। सुनवाई नहीं की जाएगी लॉकडाउन के चलते। अगर बहुत ज़रूरी विषय है और बहुत ज़रूरी मामला है तो चीफ जस्टिस की जो चुनी हुई बेंच है वही सुनवाई करेगी। तो बिलासपुर से खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां लॉकडाउन में बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं की जाएगी। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। सभी कर्मचारियों को घर से ही काम करने के आदेश दिए गए हैं। हालांकि बहुत महत्वपूर्ण विषय होने पर चीफ जस्टिस की चुनी गई बेंच इसकी सुनवाई, उस मामले की सुनवाई करेगी। रजिस्ट्रार जनरल संजय कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। गांधी परिवार के खिलाफ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के टिप्पणी करने के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया है, जिसमें संबित पात्रा को राहत मिली है। वहीं कोर्ट ने युवा कांग्रेस की एफआईआर को निरस्त कर दिया है। आपको बता दें कि संबित पात्रा ने गांधी परिवार के खिलाफ 2 ट्वीट किए थे, जिसके बाद युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मई 2020 में संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसके बाद संबित पात्रा ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और इस पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए संबित पात्रा के खिलाफ की गई एफआईआर को निरस्त कर दिया। और इधर रायपुर में लक्ष्मी मेडिकल स्टोर को सील किया गया है। मेडिकल स्टोर में आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक बेचने की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद इस मेडिकल स्टोर को सील करने की कार्रवाई की गई है। तो सिविल लाइन पुलिस और ड्रग्स विभाग ने मिलकर संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मेडिकल स्टोर में आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स बेचने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद इस मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया है। रायपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लक्ष्मी मेडिकल स्टोर जिसे सील करने की कार्रवाई की गई है। असम विधानसभा चुनाव के परिणाम आने से पहले कांग्रेस को खरीद फरोख्त का डर सता रहा है। यही कारण है कि अभी से उम्मीदवारों की बाड़ेबंदी की जा रही है। बीपीएफ यानी बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट पार्टी के 12 उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ लाया गया है और सभी को राजधानी रायपुर के एक निजी रिसोर्ट में रखा गया है। कांग्रेस ने अपने गठबंधन के साथियों को सुरक्षित स्थान पर रखा। दरअसल कांग्रेस को आशंका है कि जीत के साथ ही विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा सकती है। आपको बता दें कि असम में सीनियर ऑब्जर्वर की भूमिका सीएम भूपेश बघेल निभा रहे हैं। बीपीएफ पार्टी के 12 उम्मीदवारों की बाड़ेबंदी की गई है। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने जवान राकेश्वर सिंह का सम्मान किया है। इसके साथ ही सीएम ने जवान राकेश्वर को नक्सलियों से रिहाई कराने वाली पूरी टीम से भी मुलाकात की है। इस दौरान गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, सीआरपीएफ के आईजी और नक्सल डीजी मौजूद रहे। वहीं सीएम ने बंसल न्यूज संवाददाता चेतन कापेवार से भी बात की। ये बातचीत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई। बता दें कि बंसल न्यूज संवाददाता चेतन कापेवार ने जवान की रिहाई में अहम भूमिका निभाई है। सीएम, अपनी डेलीगेशन टीम और अपने पत्रकार जो मेरे को छुड़वाने के लिए गए थे, सबसे पहले उनका धन्यवाद देता हूं। और ये घटना 3 तारीख की है और मैं 4 तारीख को उनके उसमें हुआ था। तो उनके बाद वो मेरे हाथ पैर और आंख में पट्टी बांधते थे और कहीं भी ले जाते थे। हाँ, वो बोलते थे, मैं चला जाता था। तो खाने में थोड़ा बहुत
चावल सब्जी जो भी था वो देते थे और बाकी ठीक ही था जो भी। बाकी सब उनको मतलब 7 तारीख को मेरे को ये पता चला था कि एक डेलीगेशन टीम और पत्रकार जो किए हैं वो सब मेरे को छुड़वाने के लिए 8 तारीख को आ रहे बस सर। उसके बाद 8 तारीख को उनका जनसभा लगा और उनके सामने उन्होंने मेरे को छोड़ दिया। एक टीम गठित किया गया है जिसमें धर्मपाल सैनी जी और उसके साथ जो गुरुजी हैं और फिर गुणवाना समाज के अध्यक्ष वो भी रिटायर्ड शिक्षक हैं और उनके साथ उनके उपाध्यक्ष जो महिला पूर्व सरपंच रही है और उसके बाद विशेष जो भूमिका रही है उसमें पत्रकारों की रही है जिसमें गणेश मिश्रा जी और चंद्राकर जी और उसके साथ जो स्थानीय जो पत्रकार यहाँ नहीं आ पाए हैं उन लोगों की भूमिका रही है। और ऐसे संकट के समय में साहस पूर्वक वहाँ जाना, उनसे बात करना और सकुशल छुड़ाक ले आना ये किसी जैसे तिलस्मी कहानी जैसे लगता है और उसको इन लोगों ने कर दिखाया तो निश्चित रूप से इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। जगदलपुर की बात कर लेते हैं। कांग्रेस विधायक चंदन कश्यप पर पथराव किया गया। ग्रामीण ने विधायक चंदन कश्यप पर पथराव किया। स्पंज आयरन प्लांट के लिए जन सुनवाई के लिए विधायक आए थे, लेकिन जन सुनवाई में ग्रामीणों ने लिखित में प्रशासन से जवाब मांगा था और जब लिखित में जवाब नहीं मिला तो इससे ग्रामीण नाराज हो गए और डिप्टी कलेक्टर के साथ एसडीएम के साथ और विधायक चंदन कश्यप पर भी पथराव किया गया। भानपुरी थाना क्षेत्र के काकड़ी घाट चपका गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से आक्रोशित ग्रामीण काफिले के पीछे भाग रहे हैं और पथराव किया था विधायक पर। तो कांग्रेस विधायक चंदन कश्यप पर पथराव किया गया है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहां लिखित में जवाब जब नहीं मिला इन ग्रामीणों को तो आक्रोशित हो गए और उसके बाद अधिकारियों की मौजूदगी में ही विधायक पर पथराव कर दिया। हालांकि किसी तरह की कोई जनसुनवाई नहीं हुई है, ये बात खुद विधायक चंदन कश्यप ने स्वीकार की थी और सकुशल है बंसल न्यूज़ से भी उन्होंने खास बातचीत की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि ग्रामीणों की जो मांगे हैं उन पर ध्यान दिया जाएगा और ग्रामीणों से बातचीत करके ही आगे कदम उठाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जगदलपुर में ग्रामीणों ने NH 30 पर चक्का जाम कर दिया है। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जुटे हुए हैं। प्रस्तावित स्पंज आयरन और प्लांट का विरोध ये ग्रामीण कर रहे हैं। तो जनसुनवाई के दौरान ग्रामीण भड़क उठे और लिखित में प्रशासन से जवाब मांगा। जब जवाब नहीं मिला विधायक एसडीएम अपर कलेक्टर पर भी इन ग्रामीणों ने पथराव किया था, लेकिन अब विरोध प्रदर्शन करते हुए NH 30 जाम कर दिया। तो ग्रामीण पथराव करते हुए काफिले के पीछे भागे थे और जब राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर पहुंचे तो वहां पर ग्रामीणों ने इस तरह से विरोध प्रदर्शन किया। तस्वीर आप खुद देख सकते हैं। तो पुलिस और प्रशासन ग्रामीणों को समझाने में जुटा रहा। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस विधायक पर आक्रोशित ग्रामीणों ने पथराव किया, जिसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर चक्का जाम किया, विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि समझाइश उनको पुलिस अधिकारियों द्वारा दी गई। तो प्रस्तावित स्पंज आयरन और प्लांट का ये ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। जनसुनवाई भी कल हुई थी जिसमें कांग्रेस विधायक शामिल होने के लिए पहुंचे थे। लिखित में आश्वासन इन ग्रामीणों ने मांगा, लेकिन प्रशासन की तरफ से जब लिखित में आश्वासन नहीं मिला तो विधायक पर पथराव किया। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं और दूसरी तस्वीर ये कि इन ग्रामीणों ने अब विरोध प्रदर्शन करते हुए नेशनल हाईवे 30 पर चक्का जाम कर दिया। हालांकि सूचना जैसे अधिकारियों को मिली पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुंच गया और समझाइश देने की कोशिश की जा रही है। सुकमा की बात कर लेते हैं। नक्सलियों के मंसूबे नाकाम हुए हैं। नक्सलियों का लगाया आईडी बम बरामद हुआ। सर्चिंग के दौरान 10 किलो का आईडी मिला। मौके पर ही जवानों ने बम को निष्क्रिय किया। तो मनपा बुरकापाल के बीच ये बम बरामद किया गया था। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने इस बम को लगाया था। हालांकि सतर्कता बरतते हुए जवानों ने इस बम को बरामद किया और डिफ्यूज कर दिया। और उधर दंतेवाड़ा में 2 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 1 लाख का नामी नक्सली गंगाराम भी इसमें शामिल है। लोन वराटू अभियान के तहत नक्सलियों ने सरेंडर किया है। एसपी अभिषेक पल्लव के सामने
सरेंडर किया गया है। तो 334 नक्सली इस अभियान के तहत अब तक आत्मसमर्पण कर चुके हैं और 2 नक्सलियों ने और समर्पण किया है, जिसमें 1 लाख का इनामी नक्सली भी शामिल है। अंबिकापुर में महिला कांग्रेस पार्षद पर एक महिला से मारपीट का आरोप लगा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड क्रमांक 3 में रहने वाली एक महिला ने आरोप लगाया, साथ ही बच्चों से भी मारपीट का आरोप लगाया है, जबकि महिला कांग्रेस पार्षद ने सभी आरोपों को नकार दिया। उनका कहना है कि महिला शराबी प्रवृत्ति की है और अपने घर में बाहरी लोगों को बुलाकर शराब सेवन करवाती है। और इस बात से पार्षद ने जब उसे इनकार किया तो उसने मारपीट का आरोप लगाया। वहीं स्थानीय लोग कांग्रेस महिला पार्षद को ही झूठा बता रहे हैं। मेरे को मारी है, बहुत मारपीट की है। कौन है? मेरे बच्चे लोगों को भी मारी है। कौन है? पार्षद की तरह। कहाँ की? हम लोग को बोल रही है, मैं कोरिया के घर में रहती हूँ, बोल रही है कि घर को रूम को खाली करो। बड़ा पार्षद बनी है, सबको मारपीट करेगी, बताइए, पब्लिक को मारपीट करेगी ये, इसीलिए पार्षद बनी है, बताइए। मेरे को लगता है ऐसे कि उनको मैं शराब पीने के लिए रोकती हूँ और यहाँ भीड़ लगाने के लिए भी रोकती हूँ। शायद हो सकता है इसलिए लगा रही होंगी, दारू बेचती हैं उसके लिए रोकती हूँ। लड़के या महिलाएं सबको बुलाती हैं, इसके लिए रोकती हूँ मैं। एक घर गांधीनगर में है, उनके यहाँ से टीवी वगैरह हर एक सामान इसके यहाँ से करीबन 60-70 हज़ार का सामान इसके घर से स्वयं खड़ा होकर मैं निकलवाई हूँ और मैं दिलवाई हूँ। मैं उधर से आया, ये देखा ये जो पार्षद हैं इधर खड़ी थी साइड में, ऐसा कोई बात नहीं है, सब फालतू बात है। और मैं यहाँ पास 2 मिनट के लिए इसलिए रुका था क्योंकि वहाँ पास भीड़ लगा हुआ था, नहीं तो ऐसा कोई बात नहीं है। ये सब गलत आरोप है। ये अब उनका सोच बताएगा कि वो दिमाग में क्या चल रहा है। वो पार्षद के ऊपर हो सकता है किसी और के भी ऊपर लगा सकती थी। और अंबिकापुर जिला मुख्यालय से लगी ग्राम पंचायत झारिया में जमीन विवाद का मामला सामने आया है, जहां विशेष संरक्षित जनजाति पंडो और स्थानीय ग्रामीण आमने सामने आ गए। पंडो जनजाति का आरोप है कि उनकी जमीन पर बाहरी ग्रामीण रह रहे हैं, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि वो नजूल की भूमि पर काबिज है। जो शासकीय भूमि है, जानकारी के मुताबिक लगभग 1400 एकड़ जमीन राजस्व की भूमि है, जिसमें लगभग 260 एकड़ जमीन पंडो जनजाति की है। लेकिन पंडो जनजाति के लोगों का कहना है कि 1400 एकड़ जमीन उनकी है। ग्रामीणों का आरोप है कि पंडो परिवार के बुजुर्गों ने जमीन को स्टाम्प द्वारा बेचा। वहीं अधिकारियों का कहना है कि सर्वे के बाद ही पता चलेगा कौन सही है और कौन गलत। यहाँ पे जो बड़ी झरिया में जमीन का विवाद चल रहा है, यहाँ पे पंडो लोग सारे लोग अपनी सहमति से जमीन बेचे, लेकिन जब यहाँ पट्टा बनने का घोषणा हुआ तो अचानक लोग जागरूक हो गए कि हमारे साथ धोखाधड़ी हुआ है। यहाँ 1400 एकड़ का ये पूरा गांव बसा हुआ है और 1400 एकड़ में 250 एकड़ भूमि का जो है पंडो जनजाति के लोगों का पट्टा बना हुआ है। लेकिन जो पंडो जनजाति के लोग हैं वो शासकीय भूमि पर भी अपना दावा कर रहे हैं कि हमारी भूमि है। गलत कौन है सही कौन है सर्वे के बाद स्पष्ट होगा, तो बीच में इसमें कुछ बोलना ठीक नहीं है हम लोगों का। उसके लिए सर्वे का काम है। सर्वे का मतलब ही ये होता है कि एक एक जो मौके पर जो भूमि है उस भूमि को जाकर के देखना कि कौन काबिज है और कौन इसका हकदार है। भीषण गर्मी में पशु पक्षियों के प्रति जया संवेदना रखने वाले युवक जितेंद्र साहू अपनी शादी के कार्ड के साथ लोगों को मिट्टी के सकोरे बांट रहे हैं। जितेंद्र का कहना है कि वो अपनी शादी के मौके पर लोगों को पक्षियों को गर्मी में दाना पानी देने का संदेश देना चाहते हैं। दरअसल 17 अप्रैल को उनकी शादी है और उनके कार्ड का वितरण कर रहे हैं। लोगों को नशा मुक्ति, यातायात के नियमों का पालन और रक्तदान करने के लिए जागरूकता अभियान भी वो चला चुके हैं। जितेंद्र एनसीसी के कैडेट रहे हैं और उन्होंने ऑल इंडिया एडवेंचर फाउंडेशन के शिमला कैंप में हिस्सा लिया है। वे करोल टिब्बा की ऊंची चोटी पर तिरंगा लहरा चुके हैं। मेरे शादी के उपलक्ष्य में कार्ड के साथ साथ सकोरे बांट रहा हूँ, जिसमें सब अपने ही बारे में सोचते हैं, पशु पक्षी जानवरों के बारे में नहीं सोचते। तो मेरा ये सोच ही था कि मैं अपने शादी में कुछ पशु पक्षियों के लिए करूँ। सभी से आग्रह कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि पक्षियों के प्रति अपनी संवेदना रखें और पशु पक्षियों को हानि ना पहुँचाए। जय हिंद। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए